कहानी की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प मोड़ से होती है। वेंडी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जैसे ही वेंडी होश में आई, आर्थर सिल्विया ने उसकी सुनने की शक्तियों को बंद कर दिया। क्रिस ने डैम सिल्विया को बताया कि यह घटना पहले भी घटित हो चुकी है। जैसे ही वेंडी जेनोमॉर्फ यानी एलियन के करीब जाती है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। पिछली रात फेसगर पर रिसर्च करते समय भी ऐसा ही हुआ था और वह वहीं बेहोश हो गई थी। तभी बॉय कावालियर आए और कर्ली को सभी डेटा का एनालाइज करने के लिए कहा। बॉय कावालियर को यकीन हो गया था कि वेंडी किसी तरह से एलियन से जुड़ चुकी है, इसलिए उसने सभी को बाहर भेज दिया और आर्थर सिल्विया के साथ मिलकर वेंडी पर काम करने लगा। इसी बीच हर्मिट अंदर आए। बॉय ने उसे पहचान लिया और कहा कि उसके नए फेफड़े उसने ही लगाए हैं। वेंडी ने बताया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तब बॉय ने आर्थर से उसकी सुनने की शक्तियों को फिर से चालू करने को कहा। मशीन चालू होते ही वेंडी की सुनने की क्षमता वापस आ गई और वह अपने भाई हर्मिट से मिलकर खुश हो गई। हर्मिट ने बताया कि उसकी सर्जरी पूरी हो चुकी है और अब वह बिल्कुल ठीक है। तब आर्थर ने वेंडी से पूछा कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था। वेंडी ने बताया कि जैसे ही वो उठी, उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और वही आवाजें उसे लैब तक खींच ले गई। वहां उसने देखा कि क्रिस एक तड़पते हुए जीव पर काम कर रहा था और अचानक उसे उसके अंदर से बच्चे की रोने जैसी आवाज सुनाई दी। आर्थर उसकी सुनने की शक्ति रोकना चाहता था, लेकिन वेंडी और बॉय कावालियर ने स्पष्ट मना कर दिया। वेंडी का कहना था कि अगर एलियंस ने उसे चुना है तो वो उनसे बात करके उनकी मदद करना चाहती है। बॉय कावालियर ने वेंडी को समझाया, तुम्हें यह कभी सिखाया नहीं गया था, लेकिन अपने भाई को देखने के लिए तुमने खुद ही डेटा हैक कर लिया। तुमने अपनी हाइब्रिड शरीर की शक्ति को अपने दिमाग से सक्रिय किया है। यही कारण है कि तुम एलियंस की भाषा सुन और समझ सकती हो और उनसे बात कर सकती हो, और फिर धीरे धीरे उसी एलियन की आवाज को इंसानी आवाज के जरिए दोहराती है, जैसे वो उनके साथ बात कर रही हो। यह देखकर हर्मिट और आर्थर दोनों डर गए, लेकिन बॉय कावालियर बेहद खुश हुआ। उसने कहा, कर्ली केवल फ्रेंच बोल सकती है, लेकिन वेंडी तो एलियंस की भाषा भी बोल सकती है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। हर्मिट ने बताया कि वेंडी बीमार है और उसे आराम चाहिए, लेकिन बॉय कावालियर ने कहा कि वेंडी इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन है जिसे केवल चार्ज करके ठीक किया जा सकता है। आर्थर भी हर्मिट की बात से सहमत था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेंडी मानसिक रूप से थक चुकी है। बॉय कावालियर ने वेंडी को थोड़ा आराम करने की सलाह दी। हर्मिट उसे लेकर उसके कमरे की ओर चला गया। वही बॉय कावालियर हर्मिट को नेवरलैंड में रहने की इजाजत तो देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि अगर वह यहां रहेगा तो उसे काम करना होगा। हर्मिट काम छोड़ना चाहता है और अपनी बहन को साथ लेकर जाना चाहता है। एटमाइंस ने कहा कि वेंडी एक ह्यूमन सिंथेटिक हाइब्रिड है, एक आविष्कार है। अब वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो प्रोडिजी कॉर्पोरेशन की संपत्ति है। तुम अपनी बहन को यहां से नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अगर वह चला गया तो उसे अपने ऑपरेशन का भारी भरकम बिल चुकाना पड़ेगा और साथ ही वेंडी से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसके बाद हर्मिट वहीं पर रुकने का फैसला करता है। अगले दिन आर्थर सिल्विया डैम सिल्विया को लैब से बाहर लाया और दोनों गार्डन में बात करने लगे। आर्थर नाराज था क्योंकि हाइब्रिड पर सालों से काम चल रहा था, जो अभी तक तैयार नहीं हुए थे। लैब वालों ने उन्हें एलियंस पर काम करने भेज दिया। डैम ने कहा कि यह बड़ी लैब है, यहां ऐसी चीजें सामान्य हैं। आर्थर ने बताया कि उसने हाइब्रिड रोबोट्स की सभी योजनाएं बनाई थी, लेकिन बॉय ने उन्हें एलियंस के काम के लिए छोड़ दिया। डैम ने कहा कि यही कारण है कि वे आगे हैं। आर्थर ने कहा कि बच्चों को रोबोट्स के शरीर में डाला गया है, लेकिन सही या गलत का पता नहीं चला, इसलिए और रिसर्च करनी होगी। डैम ने कहा कि हम मिलकर संभालेंगे। इस टाइम डैम सिल्विया और उनके पति आर्थर के पास निब्स आई और बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर दोनों चौंक गए, क्योंकि सभी सिद्धांत यही कहते थे कि हाइब्रिड प्राणी गर्भवती नहीं हो सकते। डैम सिल्विया ने निब्स से इस पर बातचीत करने का फैसला किया। निब्स ने बताया कि उसे अपने अंदर बच्चे का एहसास हो रहा है। डैम सिल्विया ने समझाने की कोशिश की कि हाइब्रिड्स का शरीर इंसानों जैसा नहीं है, लेकिन निब्स को गुस्सा आ गया और उसने सिल्विया पर हमला कर दिया। निब्स का गुस्सा इस बात से था कि डैम सिल्विया कह रही थी कि उसका बच्चा असल में नहीं है। निब्स का हमला मां बनने की भावना से भी जुड़ा था, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके अंदर कोई बच्चा नहीं था। अंत में निब्स को काबू में करके उसके कमरे में बंद कर दिया गया। पूरे स्टेशन पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। यह घटना साबित करती है कि हाइब्रिड्स के अंदर इंसानी भावनाएं जागने लगी है और यह भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर स्लाइटली नदी के किनारे बैठा है। स्लाइटली अपनी गर्दन में लगी चिप के जरिए मोरो से लगातार बातें कर रहा था। अब मोरो अपनी पूरी योजना साफ साफ बता देता है।
उसका कहना है कि प्रोडिजी रिसर्च लैब में रखे गए एलियन के अंडों में से एक अंडा स्लाइटली चुरा कर ले आए। मोरो दावा करता है कि ये अंडे असल में उसी के थे, लेकिन बॉय कवालिया ने धोखे से उनसे छीन लिए। लेकिन स्लाइटली ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं उनसे गद्दारी नहीं कर सकता, उन्होंने ही मुझे बनाया है, इसलिए मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मोरो ने कहा, वफादारी अच्छी बात है, लेकिन वफादारी के नाम पर कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इस बार तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी, और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर मोरो ने स्लाइटली को अपना असली नाम कुमी मोरो बताया और स्लाइटली से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? स्लाइटली ने पहले बताया, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बता सकता। मोरो ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे उसकी परवाह हो, क्योंकि वो उसका असली नाम जानना चाहता था। फिर स्लाइटली ने अपना असली नाम बता दिया, मेरा नाम आदर्श सिंह है, मेरा परिवार इंडिया से है। उसकी हंसी में मजाक के साथ साथ एक छुपा हुआ रहस्य भी झलक रहा था। एक नया तरीका अपनाता है। मोरो अब सीधे स्लाइटली की मां का पता लगाता है। उस महिला को यह झूठ बताया गया था कि उसका बेटा मर चुका है। मोरो इस सच्चाई को हथियार बनाकर स्लाइटली को ब्लैकमेल करता है। वह धमकी देता है कि अगर स्लाइटली ने उसकी मदद नहीं की तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। इसके बाद मोरो स्लाइटली को नया काम देता है, उसे अंडे के पास एक इंसान को ले जाना होगा। जैसे ही इंसान पास जाएगा, एलियन का फेसहगर बाहर आकर उस इंसान पर हमला करेगा और अगले 2 दिन तक उसके शरीर में पलता रहेगा। फिर उस एलियन को निकालकर मोरो के हवाले करना होगा। स्लाइटली मजबूरी में यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने आसपास मौजूद इकलौते इंसान हर्मिट ई को चुनता है ताकि उसे मेजबान बनाया जा सके। लेकिन यहां एक और दिक्कत सामने आती है। किर्श को पहले से ही शक था कि स्लाइटली के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने गुप्त रूप से हाइब्रिड के कम्युनिकेशन सिस्टम पर निगरानी रखी और पता लगा लिया कि मोरो लगातार उससे संपर्क में है। किर्श पूरी बातचीत सुन लेता है और उसे यह भी मालूम है कि इंसान अगर अंडों के पास जाए तो किस तरह का खतरा होता है। इसके बावजूद किर्श कोई तुरंत कार्रवाई नहीं करता, बल्कि उसके बर्ताव से लगता है कि वो खुद भी अंडों की रहस्यमयी ताकत से मोहित हो चुका है। ऐसा लगता है कि या तो वह किसी अनजान इंसान को अंडों के पास लाकर उनका शिकार बनाना चाहता है, या फिर वो स्लाइटली को हर्मिट वाली योजना पूरी करने देगा ताकि वो खुद इस घटना को देख सके और एलियंस के बारे में और जान सके। फिर क्रिस रिसर्च लैब में आता है और बॉय के साथ एक नया प्रयोग शुरू करता है। इस बार उन्होंने ऑक्टोपस एलियन को एक भेड़ के पास छोड़ा। जैसे ही ऑक्टोपस एलियन भेड़ के पास गया, उसने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख निकाल ली। फिर एक हैरान कर देने वाली चीज हुई, ऑक्टोपस ने उस निकली हुई आंख को अपना रूप दे दिया और उसी आंख के जरिए पूरे भेड़ के शरीर पर कंट्रोल कर लिया। अब वो भेड़ जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन असल में उसका दिमाग और शरीर सब ऑक्टोपस के काबू में थे। ये नजारा देखकर क्रिस और बॉय दोनों दंग रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ऑक्टोपस कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि शायद ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है। ऐसा लग रहा था कि ऑक्टोपस उनकी बातें सुन रहा है। उसने क्रिस पर ध्यान लगाया और सीधे उसके दिमाग से उसे देखने लगा। क्रिस को तुरंत समझ आ गया कि ऑक्टोपस उसे पहचान रहा है और उसके विचारों को भी पढ़ सकता है। लेकिन यही देखकर बॉय अपनी तरफ खींचने के लिए बॉल को फेंकता है कि ऑक्टोपस का ध्यान उसकी तरफ जाए। और हुआ भी वही। ऑक्टोपस एलियन ने बॉय पर नजरें मिलाने लगा। ये देखकर बॉय बहुत खुश हो गया, जैसे उसे जीत मिल गई हो। एपिसोड अंत बेहद रहस्यमय और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आता है। वेंडी अकेली प्रयोगशाला में जाती है और वहां हर्मिट के शरीर से अलग किए गए फेफड़े की जांच करती है। तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि हर्मिट के फेफड़े के अंदर जेनोमॉर्फ का एक जेनोमॉर्फ का बच्चा डाला गया था। वेंडी का जेनोमॉर्फ के प्रति आकर्षण अब और गहरा हो गया है, मानो उनमें उसके लिए कोई मातृत्व भाव जाग उठा हो। वह उन्हें सिर्फ खतरनाक जीव के रूप में नहीं, बल्कि समझने योग्य प्राणी मानने लगी है। जांच के दौरान अचानक उस फेफड़े के भीतर हलचल होती है। कुछ ही पलों बाद एक जेनोमॉर्फ बेबी एलियन बाहर निकल आता है। उसके निकलते ही फेफड़ा फट जाता है और जिस कांच के डिब्बे में वह रखा था वो भी चकनाचूर हो जाता है। सामान्य इंसान इस दृश्य से चीख उठे या भयभीत हो जाए, लेकिन वेंडी की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। डरने या पीछे हटने के बजाय वो धीरे धीरे उस छोटे सांप जैसे एलियन बच्चे के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों और हाथों के स्पर्श में एक अपनापन था, मानो वो उस जीव से जुड़ाव महसूस कर रही हो। और हैरानी की बात यह है कि वह जेनोमॉर्फ बेबी एलियन भी वेंडी पर हमला नहीं करता, उल्टा उसकी संगति का आनंद लेता है, मानो दोनों के बीच किसी अदृश्य भाषा से संवाद हो रहा हो। यह दृश्य साफ संकेत देता है कि वेंडी में कुछ ऐसा खास है जो इन एलियन प्राणियों को उसकी ओर खींच रहा है। शायद यही वजह थी कि पिछले एपिसोड में वयस्क जेनोमॉर्फ ने उस पर हमला नहीं किया था।
यह सारी घटनाएं किर्श लैब के बाहर से देख रहा होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि वेंडी की यह रहस्यमय कड़ी जेनोमॉर्फ से जुड़कर आगे क्या रूप लेगी। क्या वो इन्हें अपने कामों और मकसद के लिए इस्तेमाल करेगी, या फिर यह जुड़ाव इंसानों और एलियंस की कहानी में एक नया मोड़ लाएगा? इसका जवाब हमें एलियन अर्थ के अगले एपिसोड में मिलेगा।